वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम सीटेट 2011 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और इसमें हम प्राइमरी स्टेज यानी कि क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के मैथ्स के सेक्शन को करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे 2011 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या आया था मैथ्स के पार्ट में, उसे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सभी क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 31 नंबर पे, जिसमें पूछा गया है कि एक पासा है जिसके विपरीत फलकों की संख्या का योग 7 होना चाहिए। तो ये आपको बताया गया है कि पासे के जो विपरीत फलक हैं उनका योगफल आपको 7 होना चाहिए। जब आप विपरीत फलकों को जोड़ेंगे तो उनका योगफल 7 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें ये कंडीशन पूरी होगी, वो आपको बताना है। अब आइए देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें अगर हम जोड़ते हैं 2 एंड 6 को तो ये 8 हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। देन 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये भी गलत है यहाँ पे। बी ऑप्शन को देखेंगे, 3 टू 6 को जोड़ते हैं, सॉरी 3 टू 4 को जोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस करते हैं तो ये 7 आएगा। देन 1 टू 6 को प्लस करते हैं तो ये भी 7 आएगा, और 2 और 5 को प्लस करेंगे तब भी ये 7 आएगा। तो इसका मतलब है ये कंडीशन जो है फुलफिल करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। जबकि बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे 2 और 1 और 2 को प्लस करेंगे तब भी 3 आता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। सवाल हल करना जो है किस चीज़ में शामिल किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुमान लगाने में शामिल है, या व्यापक करने में, या फिर हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करने के लिए, या फिर क्रियाकलाप आधारित उपागम के लिए। तो सवाल हल करना जो है वो पूरी तरह से आधारित होता है क्रियाकलाप आधारित उपागम में, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्योंकि अगर सवाल जो है हल करते हैं हम गणित में, तो सवाल हल करना एक क्रियाकलाप आधारित उपागम होता है। क्रियाकलाप आधारित उपागम का मतलब है कि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 33 नंबर पे, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो प्राथमिक कक्षाएं यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ में स्थान और आकृति की जब हम समझ विकसित करते हैं बच्चों में, तो उसका क्रम बताना है आपको। तो इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि 2D आकार की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उसकी विशेषताओं को मिलान करना। देन 2D आकार की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना, या 2D आकार को छांटना, या फिर विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो सबसे पहले इसमें शामिल हो जाता है कि हम जो है 2D आकार के जो ऑप्शंस होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको पहले छाटेंगे। तो फर्स्ट ये आ जाएगा यहाँ पे। देन सेकेंड ऑप्शन आता है यहाँ पे कि जो 2D आकार के भुजाएं होंगी, शीर्ष होंगे, उनका अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करेंगे। इसके बाद थर्ड ऑप्शन पे आ जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, कि विभिन्न 2D आकार की जो भुजाएं हैं उनके शीर्षों को और उनके विकर्णों की गणना करते हुए उनका जो है वर्णन किया जाएगा। द लास्ट पे स्टेप आ जाएगा कि 2D आकार की जो विशेषताएं होती हैं उनको सहज बुद्धि के साथ में वर्णन करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है कि सबसे पहले सी रखेंगे, देन ए रखेंगे, फिर डी और बी, फिर बी रखेंगे। तो इस तरह से ये आकार के आधार पर क्रम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 34 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या हो जाता है गणित के विषय में, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। तो जितना बच्चों में समझ है उसमें गैप कहाँ पे आ रहा है, मतलब वो कहाँ पे उनको समस्या आ रही है, उस जो है रिक्ति को या उस खाली जगह को भरने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, डायग्नोसिस टेस्ट किया जाता है, जिसमें हम ये देखेंगे कि बच्चे को समस्या किस पॉइंट पे आ रही है, तब उसका जो है हम समाधान करेंगे उसी के आधार पर। इस तरह से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 पे क्वेश्चन है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटाना। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बताया गया है जिसमें शाब्दिक समस्याओं को लेकर राजन एक लड़का है जिसके बारे में बात की जा रही है कि वो पूछता है कि मैं जमा करूं या घटाना करूं, मैं गुणा करूं या उसको भाग करूं। तो इस तरह के प्रश्न क्या बताते हैं राजन के बारे में। तो इस तरह से जो प्रश्न होते हैं वो राजन के बारे में ये बताते हैं कि राजन जो है उसे संख्या संक्रियाओं की समझ नहीं है कि कब क्या करना है और कौन-सा जो है शब्द किस चीज़ को जो है दर्शा रहा है। तो उसे ये समझ नहीं है संख्या संक्रियाओं की, कि वो जो है शब्द से ये पता लगा सके कि उसे क्या करना है। इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है इसकी कि जब शाब्दिक प्रश्नों के आने पर शिक्षार्थी या नहीं जान पाता है कि उसे जोड़ना है या घटाना है, गुणा करना है या भाग करना है, इसका मतलब है कि शिक्षार्थी जो है उसे संख्या संक्रियाओं की समझ अभी विकसित नहीं हो पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई है और 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसका परिमाप जो है पूछा जा रहा है। इस तरह से देखते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिए गए हैं। भुजा इसकी सबसे पहले निकालेंगे तो भुजा का फॉर्मूला हो जाता है 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो यहाँ पे रख देंगे वैल्यूज़ को, जो विकर्ण दिए गए हैं उन्हें रखेंगे। तो यहाँ पे 1/2 रखेंगे, देन अंडर रूट 8 थी पहली विकर्ण तो 8 का स्क्वायर, देन सेकेंड विकर्ण थी यहाँ पे 6 तो 6 का स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर लिख देंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 हो जाएगा। देन इसको प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा और 100 का स्क्वायर जो है अंडर रूट हो जाता है 10। इसलिए यहाँ पे कट करेंगे आप तो 5 बार में ये चला जाएगा 10। तो यहाँ पे 5 आ गया भुजा। भुजा अगर 5 है तो परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है 4 गुणे भुजा, 4 इंटू भुजा। तो 4 यहाँ पे वैसे ही रहेगा, भुजा हमारी 5 निकली है तो इसलिए परिमाप कितना आ जाएगा 20। इसको इंटू कर देंगे तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर जो आ रहा है वो समचतुर्भुज की जो है परिमाप हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। सी ऑप्शन जो दिया गया है वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत करता है। तो आपको उन ऑप्शंस को इसमें देखना है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट हो और उसकी जो है कोई लंबाई और चौड़ाई हो, तो वो सारे जो है एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जिनका यूज़ करेगा शिक्षक अपने टीचिंग में, क्षेत्रफल को बढ़ाने में। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑप्शन बी जो है इसमें हथेली की बात की जा रही है, पत्ते हैं जिनका कोई क्षेत्रफल होता है, पेंसिल है जिसका कोई क्षेत्रफल होता है, लंबाई और चौड़ाई है इसकी, नोटबुक की भी लंबाई और चौड़ाई होती है। तो इस तरह से इन सारी आकृतियों की विभिन्न वस्तुओं की सहायता से आकृति के क्षेत्रफल की तुलना को शिक्षक बहुत अच्छे से बच्चों को समझा सकता है। तो ये सारे लाइव ऑब्जेक्ट हो जाएंगे जो वहाँ पे प्रेजेंट भी रहते हैं और बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जिन चीज़ों की कोई लंबाई और चौड़ाई होती है उन क्षेत्रफल को वो समझेंगे उसके जो है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। तो एनसीएफ 2005 का ये मानना है कि गणित ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका है। मतलब एक ही तरीका बताया गया है जो सर्टेन होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ के लिए कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर मेथड है, एक निश्चित तरीका दिया गया है। तो नीचे दिए गए कथनों में से वह कौन-सा कथन है जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है? तो ये नहीं शब्द यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको इन सारे ही पॉइंट्स को देखना है जिसमें ये पता चल सके कि ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया है कि सोचने और तर्क करने की जो क्षमता है वो गणित के एक निश्चित तरीके से आती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बताया गया है कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। तो ये जो ऑप्शन है वही यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत इसलिए है क्योंकि आंकिक प्रश्न है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनको हल करने के लिए विद्यार्थी जो है निर्धारित सूत्र जो है उसे बता दिया जाता है। तो याद कर लेना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। इसका मतलब है कि अगर वो चीज़ याद कर लेंगे, सूत्र याद कर लेंगे तो उनमें सोचने और तर्क करने की क्षमता का विकास नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है और यही जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। देन सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका देखेंगे। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे कि शिक्षक कक्षा के लिए जो है चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास देखेंगे, उसे पढ़ाने की जो है विधि बताएंगे। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि एक शिक्षक है जो ब्लैक बोर्ड पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है बच्चों से। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा निरूपण है जो यहाँ पे गलत है। मतलब जो 1/8 भाग को दिखाने के लिए गलत ऑप्शन है वो कौन सा है। 1/8 दिखाने के लिए ये सबसे ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे कि आप जो भी ऑब्जेक्ट लें उसको बराबर 8 भागों में डिवाइड करें। जैसे ये 4 भाग हो गए, इसके बाद भी आपको जो है 4 भाग करने हैं। तो इस तरह से आप उसे 8 भागों में पूरी तरह से डिवाइड करें, तब उसको माना जाएगा कि वो 1/8 भाग है उसका। तो आइए देखते हैं इसमें कौन-सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है, जिसमें जो है हम देख पा रहे हैं कि इसमें 8 भाग बराबर के दिए गए हैं, इसलिए ये तो यहाँ पे सही हो जाता है। देन सेकंड ऑप्शन है जिसमें 2 भाग अलग-अलग किए गए हैं, एक में 4 भाग हैं बराबर के और दूसरे पार्ट में भी 4 भाग हैं, इसलिए से यह पूरी स्थिति जो है 1/8 भाग को दिखा रही है। देन डी ऑप्शन जो है इसमें भी 8 भाग हैं पूरी तरह से, जिसमें एक-एक पार्ट में 2-2 भाग यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो ये भी 1/8 भाग दिखा रहा है। लेकिन जो सी ऑप्शन है उसमें हम देखेंगे कि एक भाग जो है लेफ्ट साइड में वो तो 1/4 भाग दिखाता है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसमें एक लाइन मिसिंग है, जो लाइन यहाँ पे होनी चाहिए थी। तो ये लाइन मिसिंग है, इसलिए ये 1/7 भाग को दिखा रहा है, ना कि 1/8 भाग को। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि ये गलत है, इसीलिए ये जो है ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 40 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, जिसमें आपको ये संख्या दी गई हो, इसको पढ़ के बताना है। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। कोई भी संख्या होगी तो आप पीछे से जो है इसको काउंट कर लेंगे कि वो लाख तक जा रही है या करोड़ तक जा रही है। तो इस तरह से ये जो संख्या है वो जाती है लाख तक। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे से पढ़ना आप। 4,07,928। तो 4,07,928 यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आता है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि माप की अवधारणा को विकसित करने के लिए अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाना है आपको। तो इसमें माप को विकसित करने के लिए आप सबसे पहले सरल तरीका ढूंढेंगे और फिर उसके बाद जो है एक नॉन स्टैंडर्डाइज इकाई दिखाएंगे, उसके बाद जो है स्टैंडर्ड इकाइयों को दिखाएंगे जिनसे चीज़ें मापी जाती हैं, जैसे कि सेंटीमीटर,
ग्राम या फिर किलोमीटर, तो इस तरह से आप दिखाएँगे और उसके बाद जो है आप मैट्रिक्स की इकाइयों के बीच में रिलेशन बताएँगे। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है क्रम में कि सरल शिक्षार्थी जो है सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करेंगे। देन सेकंड ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग कर लेंगे। पहले मतलब कोई आप ऐसी ही चीज़ें लेंगे जिनसे कि आप लंबाई को माप सकें। इसके बाद एक आप स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे उस चीज़ को, मतलब कि जैसे एक मानक इकाई होगी जिसमें जो है उस चीज़ को मापा जाता हो, उस चीज़ की लंबाई जो है मापी जाती हो। इसलिए आप लंबाई मापने के लिए एक मानक इकाई का उपयोग करेंगे। देन लास्ट में आप शिक्षार्थी जो है वो मैट्रिक इकाइयों का यानी कि मीट्री का जो है प्रयोग करेंगे आपस में संबंध को दिखाने के लिए। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है माप के क्रम हेतु। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यदि एक ऑपरेटर है जिसमें ये साइन दिखाया जा रहा है आपको, ये जो है साइन है, इसमें निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 4, देन साइन बताया गया है, उसके बाद 3 है, देन ये संख्या पूरी दी गई है, इसके बाद 5, फिर जो है साइन दिखाया गया है, फिर 4 है, फिर ये संख्या दी गई है, देन 6 है, साइन दिखाया गया और 4 है, फिर ये संख्या दी गई है। तो आपको मान बताना है n साइन 8 का। तो इसमें आप एक रिलेशन देख पा रहे होंगे कि 4 से शुरुआत है, तो यहाँ पे भी 4 से शुरुआत है और उसके बाद यहाँ पे 3 आया है, तो यहाँ पे 3 संख्याएँ हैं टोटल। यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी 5 से शुरुआत है और यहाँ पे 4 है, इसलिए यहाँ पे टोटल संख्याएँ भी 4 हैं। देन लास्ट समझते हैं हम, जिसमें 6 है, तो यहाँ पे भी 6 से शुरुआत की गई है। 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल संख्याएँ 4 हैं। तो आप रिलेशन समझ गए हैं कि n/8 के साथ आपको क्या करना है, n सिंबल 8 के साथ कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वो देखते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे कि सेम पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। n सिंबल 8 है, तो ये संख्या जो है n है उसको हम यहाँ पे रखेंगे इक्वल टू के स्टार्टिंग में और उसके बाद 8 जो है इसका मतलब है कि 8 बार हम इसी संख्या को पूरी रिपीट करेंगे। तो n+1 लिखेंगे, देन n+2 लिखेंगे और फिर उसके बाद प्लस n+3, n+4, n+5, n+6 और n+7। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे 8 टाइम्स ये संख्या हो जाएगी। तो अब प्लस कर लेते हैं, टोटल n के नंबर यहाँ पे 8n है और टोटल संख्याओं को प्लस करेंगे तो 28 हो जाएगा। इसलिए n+ जो है सिंबल ये जो दिया गया है n सिंबल 8 का की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 8n+28। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन सी 8n+28। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती हैं या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। उसके बाद बच्चों को उनके आकार देखने में या समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है आपको और इसका स्रोत बताया गया है कि गणित की जो जादू सेकंड की NCERT की बुक है उससे लिया गया है। देन बताया गया है कि NCERT की कक्षा सेकंड की जो पाठ्य पुस्तक है इस तरह से सुझाव यह समझाने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि, तो यह क्या शिक्षक की सहायता करते हैं वो आपको बताना है। तो ये जो है चर्चाएं और बहुविधि परिप्रेक्ष्यों की कक्षा के स्थान देती हैं या फिर चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है या फिर आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करती हैं और या फिर जो है निर्देशन में समपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता प्रदान करती हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि निर्देशन में जो संपूरित चर्चाएं हैं मतलब जो भी जो है आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बच्चों को उसके बाद बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं तो इससे उनका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, इससे उनको अलग अलग तरीके आते हैं। तो ये जो है उनके लिए
हेल्पफुल रहता है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या ज़रूरी है? सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता होनी चाहिए, अधिकतर सूत्र याद होने चाहिए, तो ये गलत हो जाता है। ये भी गलत हो जाता है कि आप अगर उत्तर देने की तकनीक में ही निपुण होंगे, तो बाकी चीज़ों पे कैसे फ़ोकस कर पाएँगे, और बहुत जल्दी सवाल को हल लेते हैं, तो ये भी गलत है। देन लास्ट यहाँ पे बताया गया है कि सभी अवधारणाएँ जो हैं, उनको समझना, उनको लागू करना और उसमें जो है संबंध स्थापित करना, मतलब कोरिलेट कर पाना एक दूसरे को जो है, तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कुछ आम दे रखे हैं 2 किलो 600 ग्राम जिनका भार है। इसके बाद कुछ सेब हैं जिनका भार 1 किलो 450 ग्राम है। इस तरह से आपको आमों का भार और सेबों के भार से कितना अधिक है, ये बताना है। तो आम का भार सेब के भार से कितना अधिक है, इसको आपको डिफ़रेंस जो है आपको निकालना है। तो यहाँ पे आम का भार दे रखा है 2600 ग्राम, 2 किलो और 600 ग्राम का मतलब है कि 2600 ग्राम, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। सेब का जो भार है वो 1450 ग्राम दे रखा है, यानी कि 1 किलो 450 ग्राम दे रखा था और 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए यहाँ पे 1450 ग्राम हो गया। अब हम इसमें डिफ़रेंस निकाल लेंगे, तो ये जो डिफ़रेंस आया वो 1150 ग्राम का आएगा। 1150 ग्राम का आया, तो इसमें हम किलो में जनरेट करने के लिए इसको 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 किलो ये हो जाएगा और 150 ग्राम हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आ गया कि 1150 जो ग्राम था वो कन्वर्ट होके 1 किलो 150 ग्राम में हो गया, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, इसका सी है। तो 1 किलो 150 ग्राम करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एनसीईआरटी की कक्षा 6 की जो है गणित की पाठ्यपुस्तक के पाठों में इस तरह से शीर्षक हैं, जैसे कि कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है, तो यह परिवर्तन क्यों किया गया है, रीज़न आपसे पूछा जा रहा है। तो ये नाम इस बेसिस पे रखे गए हैं कि जो है बच्चों की पढ़ाई को दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें जो है रोचक बनाया जा सके, ताकि बच्चे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर पाएँ अपनी पढ़ाई को, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है वो कौन से ग्राफ को प्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ जो दे रखा है उसमें जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कीमत घट रही है। देन सेकेंड जो ग्राफ दे रखा है उसमें भी डाउनवर्ड स्लोपिंग दे रखा है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। देन नेक्स्ट ग्राफ पे चलेंगे, तो नेक्स्ट ग्राफ आ जाता है यहाँ पे सी नंबर पे, जिसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब कीमत नीचे को आ रही है, इसलिए ये भी गलत है। लेकिन जो फोर्थ ग्राफ है इसमें दिखाया जा रहा है कि समय के बढ़ने पर कीमत कैसे बढ़ती चली जा रही है, मतलब ये अपवर्ड जो है जा रहा है स्लोप, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि जो है समय बढ़ते बढ़ते कीमत यहाँ पे बढ़ रही है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है जिसमें कहा गया है कि भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे कि 3/5 और 3/7, जिसमें 3 जो है अंश है तो ये समान है। रोहित की प्रतिक्रिया थी चूँकि अंश समान है, मतलब कि अंश अगर समान है 3 और 3 है और 7 जो है वो 5 से बड़ा है, 7 यहाँ जो है वो 5 से बड़ा है, इसलिए रोहित ने लिखा कि 3/7 और कॉमा 3/5, क्योंकि यहाँ पे 7 5 से बड़ा था, तो यह किस चीज़ को दिखाता है वो आपको बताना है। तो ये जो तरीका रोहित ने अपनाया है इसका मतलब हो जाता है कि रोहित को ये समझ नहीं है कि तुल्य भिन्न जो हैं उन्हें कैसे लिखा जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे तुल्य भिन्नों की अवधारणा को रोहित नहीं समझता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये तरीका उसका जो था भिन्न लिखने का वो गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक टेस्ट की शुरुआत करता है। तो शिक्षक को चाहिए कि वो भिन्नों की पहचान कराने के लिए
जो शिक्षार्थी के आसपास की वस्तुएं हैं उनको भिन्न भागों में जो है पहचान कराए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिससे कि बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं से ही भिन्नों की अवधारणाओं को समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि माचिस की तीलियों से बने ये पैटर्न है, जिसमें आपको एक चरण दिखाया गया है जिसमें 6 तीलियाँ यूज़ हो रही हैं। दूसरा चरण है जिसमें एक में 6 तीलियाँ यूज़ होती हैं, दूसरे में 4। देन तीसरा चरण दिखाया गया जिसमें एक में 6 तीलियाँ हैं, बाकी दोनों में 4-4 हैं। तो इस तरह से बताया गया है, अगर यही पैटर्न चलता है तो 15वें चरण में कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। तो आइए देखते हैं कि 15वें चरण में कितनी तीलियों की आवश्यकता। तो यहाँ पे 15वें चरण के लिए आप देख रहे हैं कि पहले चरण में एक जो है आकृति के लिए 6 तीलियाँ चाहिए। तो 6 तीलियाँ एक आकृति के लिए चाहिए होती हैं, और जो बाकी 14 आकृतियाँ होंगी उनके लिए 4 ही तीलियाँ चाहिए होती हैं। तो 4 तीलियाँ जब उनके लिए चाहिए तो 14 गुणे 4 कर देंगे, प्लस 6 तीलियों की आकृति एक है तो इसलिए 6 कर देंगे। यहाँ पे 56 में 6 प्लस कर देंगे, यहाँ पे आया 62। तो ये जो 62 आया है यही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि 15वें चरण में भी एक ऐसे जो है आकृति होगी जिसमें 6 होंगे, बाकी जो है इधर-इधर सारी आकृतियाँ होंगी जो 14 होंगी, जिसमें 4 तीलियाँ होंगी। इसलिए 14 को 4 से इंटू कर देंगे और उसमें 6 जो है प्लस कर देंगे। तो 62 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15वें चरण के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक आयत की लंबाई जो L सेंटीमीटर है, L है, और उसके बाद उसकी चौड़ाई जो है वो लंबाई की आधी है। तो यह आधी लिखने के लिए L/2 कर देंगे हम इसकी चौड़ाई। इसके बाद आयत का परिमाप क्या होगा अगर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए। तो नई आयत की जो लंबाई है वो दोगुनी है 2L, और इसकी चौड़ाई जो है वो सेम ही रखी गई है, इसलिए यहाँ पे परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे आयत के 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे 2L लंबाई है नई वाली, और चौड़ाई यहाँ पे L/2 ही है, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सॉल्व करने पे ये 4L प्लस L आ जाएगा, इसका मतलब 5L। 5L जो है सी ऑप्शन में आता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। षट्भुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, वो कथन आपको बताना है। तो यहाँ पे जो कथन सही हो जाता है वो है कि एक बिंदु पर मिलते हुए 6 भुजाकार फलक के साथ में इसका जो है शीर्ण भुजाकार आधार होता है। तो एक जो है बिंदु होता है जिस पे इसकी 6 भुजाएं मिलती हैं, तो इसलिए इसको जो है षट्भुजाकार आधार कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है षट्भुजाकार पिरामिड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हिंदू अरबी सांख्यांकन पद्धति जो है उसमें 4 अंक की कितनी जो है संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे 9000 संख्याएं होती हैं 4 अंक की। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है कि ये 2 आकृतियाँ दे रखी हैं जिसमें एक इकाई का 3/4 भाग जो है ये है। 2 जो चित्र दिखाते हैं वो 3/4 भाग हैं। तो यहाँ पे एक से ही 1/2 भाग क्या होगा वो पूछा जा रहा है। ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं इसके लिए। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बताया गया है कि इकाई का 3/4 भाग ये है। आप मान लीजिए कि x इकाई है, तो x का 3/4 भाग जो है वो 2 चित्र को दिखा रहा है यहाँ पे। तो 2 का इसमें इंटू कर देंगे, तो ये जो है अपोजिट में हो जाएगा, जो है व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। 2 × 4/3 है ये। तो 2 × 4/3 की वैल्यू 8/3 है। तो यहाँ पे 1 सही 1/2 की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, तो वो 1 सही 1/2 की वैल्यू हो जाएगी 8/3 गुणे 3/2। तो इसकी वैल्यू जो है इंटू करके देख लेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इस चीज़ को, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 जो वैल्यू है वो दिखाती है कि जिसमें 4 चित्र होंगे वही जो है 1 सही 1/2 को जो है दिखाएगा। तो 4 चित्र हैं यहाँ पे डी ऑप्शन में, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 49,532 का सन्निकट हजारवा मान कौन सा है।
तो 49,532 का मतलब है कि ये 49,500 लगभग है, उससे ज़्यादा ही है। तो इसका नेक्स्ट टर्म जो आ जाता है वो 50,000 आ जाता है। तो इसके सन्निकटन जो है मान हो जाएँगे। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन-सी महत्तम संख्या है? महत्तम संख्या यहाँ पे पूछी जा रही है। तो महत्तम संख्या निकालने के लिए हम सबको सॉल्व करेंगे। तो 2 + 2 + 2 का होल स्क्वायर है, जिसका मान हो जाता है 36, क्योंकि इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा और 6 का स्क्वायर जो है 36 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होगा। 2 × 2 × 2 है, जिसका मान हो जाता है 8। 8 का स्क्वायर जो है 64 है यहाँ पे। 2 × 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर है यहाँ पे, तो 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर जो है 16 हुआ। 16 का स्क्वायर 256 हो गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो है सबसे महत्तम संख्या है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो तालिका है उसको आपको देखना है और फिर जो है इसमें बताना है कि कौन सी बस है जो नई दिल्ली से मथुरा तक पहुँचने में सबसे कम टाइम लगाती है। तो नई दिल्ली से मथुरा तक आने में कौन सी बस है? 1, 2, 3, 3 बसें दी गई हैं। तो ये सबसे कम इसमें टाइम किस में लगता है वो आपको बताना है। तो इसमें 19:15 का मतलब है कि 7:15, देन 12:30 पे ये जो है चलती है। इसके बाद 16:45 है, इसका मतलब है कि 4:45। देन यहाँ पे 9:55 है। इस तरह से आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है पहली जो बस है वो दिल्ली से मथुरा पहुँचने में 5 घंटे 25 मिनट का टाइम लगाती है। दूसरी जो बस है वो 5 घंटे 40 मिनट का टाइम लगाती है। तीसरी जो बस है वो दिल्ली से मथुरा तक जो है 5 घंटे 10 मिनट का टाइम लगाती है। तो तीसरी बस जो है वो सबसे कम टाइम लगाती है, इसलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, बस 3। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात होती है। 1/2 + 1/3 = 2/5। तो ये जो त्रुटि ज्ञात हुई है, इसका क्या मतलब है कि इस स्थिति में शिक्षकों को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे बच्चों को लघुत्तम समापवर्त यानी कि LS लासा लेने की अवधारणा को समझाने में बच्चे की सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों को ये जो है सहायता प्रदान करनी चाहिए कि वो लघुत्तम समापवर्त को समझ सकें। तो इसका मान हो जाता है यहाँ पे, जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा टोटल, देन 3 + 2 हो जाएगा और यहाँ पे 5/6 इसकी सही वैल्यू है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है और उसका यह जो है विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है और प्रभावी तरीके से वहाँ पे फीडबैक देने का अच्छा जो है सबसे अच्छा तरीका कौन-सा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक का सबसे अच्छा तरीका आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे इफ़ेक्टिव जो तरीका होगा वो हो जाता है कि वह पूरी कक्षा के लिए एक चर्चा का आयोजन कर सकता है और वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुँचे, इस चीज़ को जो है बता सकते हैं और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन-सी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जा सकती हैं फीडबैक के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक शिक्षक जो आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण की योजना बनाता है, क्योंकि तो ये जो ऐतिहासिक स्थानों पर विज़िट की जो योजना है वो क्यों बनाता है शिक्षक? इसका मतलब है कि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और यह इस तरह के भ्रमण में सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं।
तो ये ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाता है कि जो वास्तुकला है वो अभिन्न हिस्सा होती है आकार का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है अगर आकार के लिए जो है विजिट कराया जा रहा है ऐतिहासिक स्थानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और ये 60 क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे गणित के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। थैंक यू एवरीवन।